हेलो बच्चों आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही उर्दू की मशहूर हस्ती हैं और जिनका नाम है फ़ानी बदायूनी। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि उनका पूरा नाम क्या है। देखिए, हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट करते जा रहे हैं। उनका पूरा नाम क्या है? फ़ानी बदायूनी। आपके बोर्ड के पेपर में अक्सर जो है फ़ानी बदायूनी की हालात ज़िंदगी यानी कि उनकी बायोग्राफ़ी भी ज़्यादा पूछता है और इनकी जो गज़ल है वो भी पूछता है। ठीक है, तो आज आप देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं आपको बायोग्राफ़ी और आपकी जो इनकी जो गज़ल है यानी कि गज़ल की जो तशरीह है दोनों आपको साथ में पढ़ा दें फटाफट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये देखिए, सबसे पहले ये है आपका फ़ानी बदायूनी। इनका पूरा नाम क्या है? फ़ानी बदायूनी इनका पूरा नाम है। ठीक है, फिर देखिए नीचे देखिए नीचे इनकी आपकी विलादत की जो डेट दी हुई है यानी कि पैदाइश इनकी क्या है? 1879 1879 और इनकी जो वफ़ात है वो 1941 दी गई है। ठीक है, ये तो हुई इनकी हालात ज़िंदगी की, ये डेट हुई इनकी। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या है। आपको पता है प्यारे बच्चों, जब भी आप फ़ानी बदायूनी के बारे में आप शुरू करें यानी कि आप इनकी हालात ज़िंदगी लिखना शुरू करें, तब आप हमेशा स्टार्टिंग में ये एक अच्छे नंबर लाने का हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, किस तरीके से आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हो। मतलब कि अगर आप नोट्स बना रहे हो या आप जब बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखने जा रहे हो, किस तरीके से आपकी कॉपी वहाँ पे बिल्कुल अलग दिखे, हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको लिखने को आता है कि इनकी फ़ानी बदायूनी की हालात ज़िंदगी लिखिए, ठीक है, या उनकी अदबी खिदमात लिखिए या उनकी हालात ज़िंदगी लिखिए। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल ही दिया है ऐसे फ़ानी बदायूनी, ऐसे आपने हेडिंग डाल दिया और फिर आप उसके बाद सबसे पहले आप ये शेर लिखिए, क्योंकि ये जो शेर है प्यारे बच्चों, पता है आपको, ये शेर फ़ानी बदायूनी की पूरी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी क्या है, ये पूरी ज़िंदगी के बारे में ही ये एक शेर आपको बता देता है। तो आप जब भी शुरुआत करिए फ़ानी बदायूनी की तो आप इसी शेर से ही करिएगा। ठीक है, आप मेरी इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा कि आप जब भी फ़ानी बदायूनी की हालात ज़िंदगी की आप शुरुआत करते हैं, जहाँ पे भी आपको फ़ानी बदायूनी का आपको ज़िक्र करने को आता, मान लीजिए आपको तशरीह भी करने को आती है, तो लास्ट में आप उनका ये शेर ज़रूर लिखिए, इससे आपको बहुत अच्छे नंबर लिखे मिलेंगे। अब इनका शेर क्या है देखिए, पढ़िएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि फ़ानी हम तो जीते जी, वो मैयत हैं बेगौर कफन। ठीक है, फ़ानी हम तो जीते जी, वो मैयत हैं बेगौर कफन, गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। देखिए, ये शेर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके इस शेर में फ़ानी के बारे में पूरा खुद ही बता दे रहा है ये शेर। क्योंकि फ़ानी की जो ज़िंदगी थी, फ़ानी के जो ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे, वो बड़ी मुश्किलात और बड़ी परेशानियों बड़ी तकलीफ़ों में बीता है। इसी वजह से उनकी शायरी में भी उन्हीं दर्द वही तकलीफ़ का अक्स नज़र आता है। इसीलिए फ़ानी ने का ये जो शेर है कि हम जीते जी, फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत है, यानी हम जीते जी वो मैयत हैं, वो मतलब डेड बॉडी हैं हम, बेगौर कफन, मतलब गौर का मतलब आपका होता है कब्र, बेगौर कफन मतलब बिना, वो बेगौर कफन, हम एक जो है ऐसी कफन है जीते जी, हम एक ऐसी मैयत हैं, हम एक ऐसी बेगौर कफन हैं। गुर्बत का मतलब वैसे होता है आपका गरीबी। ठीक है, गुर्बत माने आपका क्या होता है? गुर्बत माने होता है आपका गरीबी। गुर्बत जिसको रास ना आई, मतलब कि पूरी ज़िंदगी मुझे गुर्बत रास ना आई और वतन भी मेरा छूट गया। हम तो एक ऐसे शख्सियत हैं, यानी हम वो ऐसे इंसान हैं जो जीते जी क्या थे, जीते जी हम एक मैयत की तरह थे और हमारी गुर्बत यानी हमारी गरीबी मुझे बिल्कुल रास ना आई और मेरा वतन भी क्या छूट गया। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ। तो आप जब भी शुरुआत करें आप, तो फिर फ़ानी की इसी शेर से आप शुरुआत करें। अब देखिए, हम ऊपर थोड़ा सा आपको पढ़ के बताते हैं। हम दूसरा ब्रश यूज़ करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे। हम ये ब्रश यूज़ करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए,
इनका नाम क्या है? इनका नाम पूरा है शौकत अली। ठीक है। फ़ानी का अगर आपको नाम पूछा जाता है, कभी कभी आपका 1 नंबर का आपकी हो सकता है कि आपको जो भी आपको क्वेश्चन बने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि 9th का जो हमने इससे पहले जो मैंने आपको आप सभी बच्चों को 9th के बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाया है उसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो सिलेबस जो था वो वेबसाइट से, यूपी बोर्ड की वेबसाइट से ही था। तो उसका जो पैटर्न देखा उसमें ये लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बना रहे हैं। हालांकि हम बार बार लगातार देख रहे हैं कि वो 10th क्लास का भी सिलेबस अपडेट किए हों, लेकिन उन लोगों ने अभी तक 10th क्लास का सिलेबस अपडेट नहीं किया। नहीं तो हम आपको वो भी बता देंगे। फ़िलहाल जैसे मुझे मिलता है हम आपको ज़रूर वो सॉल्व कराएंगे। तो इसलिए जब भी आपको मान लीजिए आप फिर पहले से ही आप तैयारी करके अपनी रखिए। तो शौकत अली खां, अगर आपसे पूछा जाता है कि फ़ानी का असली नाम क्या था, हकीकी नाम फ़ानी का क्या था, तो इनका हकीकी नाम क्या था? शौकत अली खां। पहले शौकत और बाद में फ़ानी तखल्लुस अख्तियार किया। पहले शौकत, पहले इन्होंने जब इनका नाम ही शौकत अली खां था तो इन्होंने पहले अपना नाम शौकत रखा और बाद में फ़ानी इनका तखल्लुस रखा। ठीक है। फिर 13 सितंबर 1879 को कस्बा इस्लाम नगर ज़िले बदायूं में पैदा हुए। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि जो ये आपका है बदायूनी, इसीलिए तो इनका मतलब शहर के नाम से ही जुड़ा हुआ है इनका फ़ानी बदायूनी। उनके वालिद का नाम देखिए, उनके वालिद का नाम क्या था? सुजात अली खां इंस्पेक्टर, है ना, ये इनके वालिद का नाम था। फ़ानी ने ज़माने के रिवाज के मुताबिक इब्तदाई तालीम हासिल की और 1897 में एंट्रेंस की 10वीं का इम्तिहान पास किया और 1901 में बरेली कॉलेज से बीए पास करने के बाद मुलाजिमत अख्तियार की। कुछ अरसे तक मदरसे रहे, बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर मुदारिस हो गए, मतलब इनका प्रमोशन होता चला गया, है ना। लेकिन जल्दी मुलाजिमत तर्क कर दी, यानी ये मुलाजिमत को इन्होंने जल्दी छोड़ दिया। ओके। तो मुलाजिमत इन्होंने अख्तियार की नहीं, हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे कि मुलाजिमत इन्होंने तर्क करके यानी छोड़ करके कानून की तालीम हासिल करने के बाद, कानून की तालीम यानी कि जो आपके लॉ की आजकल तालीम होती है, हासिल करने के बाद एमए कॉलेज मौजूदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दाखिल हो गए। यहाँ से अलीगढ़ के जो आपकी यूनिवर्सिटी आपकी अलीगढ़ की आज भी है उसके बारे में इन्होंने वहाँ पे दाखिला ले लिया। यहाँ से 1908 में एलएलबी की डिग्री, है ना, वकालत की जो डिग्री होती है, हासिल की। इसके बाद लखनऊ, आगरा, इटावा, बरेली, बदायूं में वकालत की, लेकिन फ़ानी को वकालत से दिलचस्पी ना थी, इसलिए इस पैसे में उन्हें कामयाबी नसीब ना हुई और 1932 में यानी 1932 में महाराजा किशन प्रसाद शादी की दावत पर हैदराबाद पहुँचे, है ना। कोई है ये महाराजा किशन प्रसाद, इन्होंने अपने यहाँ इनको हैदराबाद में दावत पर बुलाया। फिर वो दावत पर हैदराबाद पहुँची। महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हो गए। ठीक है, हैदराबाद में यानी वो सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए। फ़ानी के आखिरी अय्याम बड़ी उशरत, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, फ़ानी के आखिरी अय्याम यानी आखिरी जो उनके अय्याम का मतलब दिन होता है, फ़ानी के जो आखिरी दिन थे वो बड़ी उशरत, तंगी यानी परेशानी दस्ती और बड़ी परेशानी के आलम में गुजरे। उनकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती गई। भला आखिर 27 अगस्त 1941 को 1941 को अपने वतन से सैकड़ों मील, यानी क्योंकि वो बदायूं में थे और बदायूं उनका वतन था, फिर महाराजा ने जो उनको दावत पे बुलाया था वहाँ गए थे और वहीं पे सरकारी स्कूल के हेडमास्टर भी हो गए थे। सैकड़ों मील दूर हैदराबाद में फ़ानी ने इस जहान फ़ानी को अलविदा कहा, यानी कि इनका इंतकाल वहीं पे हो गया और दियार गैर में सुपुर्द खाक हो गए। ठीक है, फ़ानी का ये मक्ता उनकी ज़िंदगी पर सादिक है, यानी उनकी ज़िंदगी की ये सच्चाई पेश करता है जो हमने आपको पहले बताया। ठीक है, ये आपको क्या हुआ, ये आपकी जो है हालाती ज़िंदगी हुई, ये पूरी आपकी हालाती ज़िंदगी हुई। आप अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं। ओके।
हम्म अब देखिए फिर क्या होता है, थोड़ा सा जूम करते हैं। हम्म फिर क्या होता है, फ़ानी को शायरी का शौक़ बचपन से था। पहली गज़ल 1890 में यानी 11 साल की उम्र में कही। देखिए कितनी छोटी उम्र में इन्होंने पहली गज़ल कही। वालिद शायरी के ख़िलाफ़ थे, यानी इनके जो वालिद थे, इनके जो फादर थे, वो शायरी के ख़िलाफ़ थे, इसलिए फ़ानी छुप कर शेर कहते थे। इसलिए वो किसी उस्ताद से अपने कलाम पर इस्लाह ना ले सके, क्योंकि जब इनके वालिद को पसंद नहीं रहा होगा तो इनको जो है शायरी सीखने में दिक्कत आई होगी। ज़्यादातर कलाम तलफ़ हो गया, जो कुछ बचा वो बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाये हुआ, यानी इन्होंने छुप छुपा करके अपनी शायरी की थी। बाद में एक मजमुआ, यानी मजमुआ क्या होता है, बहुत सारी इनकी कहानियाँ, यानी बहुत सारी इनकी तशानीफ़ होती है, ठीक है। एक मजमुआ अरफानियात फ़ानी के नाम से, अरफानियात फ़ानी के नाम से मंजर आम पर आया, ठीक है। फिर आगे क्या है आपका, फ़ानी का शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में होता है। मुमताज़ यानी ऊँचे, यानी कि बुलंद मुकाम वाले शायरों में होता है। फ़ानी की शायरी ओके फ़ानी की शायरी आला दर्जे की फ़नकारी पाई जाती है। एहसास की शिद्दत, ख़याल की गहराई और दर्द अंगेज़ी उनके अशार की नुमायाँ ख़ुसूसियात है, ठीक है। और मतलब कि ख़याल की गहराई और दर्द उनकी, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि उनके जो गज़ल है उनकी, जो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उस पर उनकी ज़िंदगी पर जो भी उनकी परेशानियाँ थी उसका अक्स जो है उनकी शायरी में नज़र आता है, यानी दर्द उनकी शायरी में नज़र आता है। फ़ानी ने हुस्न इश्क को भी मौजू बनाया है और तसव्वुफ़ व माफ़रत के मज़ामीन भी नज़्म किए हैं, लेकिन उनका असल मौजू, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, उनका जो असल मौजू है वो क्या है, गमे हयात है। गमे हयात यानी ज़िंदगी का जो गम है, असल मौजू है जो है वो ज़िंदगी का गम है। यानी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ देखी, इसीलिए इनकी गज़ल में भी उनकी परेशानियाँ नज़र आती है। उनके अशार की आम फ़राइज़, आम फ़ज़ा रंज वलम यास व हरमा और नाकामी व नामुरादी से इबारत है। मौत उनके यहाँ एक महबूब की हैसियत रखती है। जब इंसान ज़िंदगी में बहुत परेशान होता है तो बस वो एक ही रास्ता सोचता है कि बस अब उसको मौत ही आ जाए, है ना। तो फ़ानी की भी ज़िंदगी यही थी। वो मतलब इतना ज़्यादा गम से परेशान थे कि वो मौत को अपनी महबूबा की हैसियत रखते हैं। वो उनकी नामुराद ज़िंदगी के सारे दुखों का इलाज है, यानी मौत। जब कोई रास्ता नहीं है ज़िंदगी में खुशी आने का तो वही सोच रहे हैं कि मौत ही एक रास्ता है, और वो हमेशा उसकी आरज़ू और इंतज़ार करते रहते हैं। इस खुसूसियात की बिना पर, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि यासियत का इमाम, इस खुसूसियात की बिना पर अक्सर फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। एक सवाल हमारा ये भी बनता है कि यासियत के इमाम किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि यासियत का जो इमाम होता है वो फ़ानी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपकी फ़ानी की हालत ज़िंदगी शॉर्ट है आपकी, मुख्तसर है आपकी, लेकिन ये आपको पेपर में लिखने के लिए बहुत अच्छा है। आप इतना ही अच्छे से याद करके अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या हुई, फ़ानी की हालात ज़िंदगी, जो मैंने आपको एक एक समझाने की कोशिश की है। अब आप देखिए, हम आपको बताते हैं फ़ानी की गज़ल। मान लीजिए अगर इनकी गज़ल तशरीह करने को आती है तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा हम इसे डिस्कार्ड करते हैं। देखिए गज़ल को हम जूम करते हैं, ये आपका गज़ल, ये नीचे का हिस्सा आपका गज़ल का है, ओके। देखिए एक मुअम्मा, पहले तो सबसे पहले आप इसमें अल्फाज माने लिखिए। देखिए एक ये जो आपका अल्फाज है, एक मुअम्मा, ठीक है। मुअम्मा का मतलब होता है एक राज, ठीक है। एक कोई राज, एक आपका सीक्रेट मुअम्मा होता है। और ख्वाब है दीवाने का, मुख्तसर एक मुअम्मा है समझने या समझाने का, ज़िंदगी का है कोह ख्वाब है दीवाने का। मुख्तसर किस्से गमे ये है कि दिल रखता हूँ, राज़ कौनैन खुलासा है इस अफसाने का। ज़िंदगी भी तो पशीमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का।
तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो न तमाशा मेरे गम खाने का। हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियाँ। देखिए इसका जो पश्चिमा का माने होता है, पश्चिमा का माने होता है जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि पश्चाताप करना, यानी कि पछतावा करना आप बोलते हो, ठीक है। पछतावा करना यानी कि पश्चाताप करना, पछताना जिसको हम कहते हैं हम इस बात पे बहुत पछता रहे हैं, यानी कि पश्चाताप करना यानी कि पछताना, ये पश्चिमा कहलाता है, ठीक है। और आपका एक है यहाँ पे गुज़िस्ता। ये देखिए गुज़िस्ता, गुज़िस्ता के माने होते हैं आपके बीता हुआ कल, यानी जो आपका पास्ट होता है वो गुज़िस्ता कहलाता है। और मोम्मा, मोम्मा माने होता है आपका राज, यानी कि आपका सीक्रेट कहलाता है। तो ये तो आपके अल्फाज माने हुए। अब हम आपको गज़ल समझाते हैं अच्छे से। देखिए बहुत अच्छी सी गज़ल है और काफ़ी मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, जितनी मुश्किल आपको हमें 9th क्लास की जो गज़ल है वो ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 10th क्लास की थोड़ी सी ईजी है। देखिए आपको क्या है, एक मुअम्मा है समझने या समझाने का। जब फ़ानी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जब फ़ानी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो गए हैं और इन्होंने अपने जो गज़ल का जो मौजू है वो गमे हयात रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने दिखाया, इन्होंने अपने गज़ल का जो मौजू रखा है वो क्या रखा है कि गमे हयात रखा हुआ है। तब वो क्या कहते हैं, देखिए उनकी जो गज़ल है उस पर कैसे उनका दर्द नज़र आ रहा है, आप ये देखिए। कह रहे हैं कि एक मुअम्मा है मेरी जो ज़िंदगी है, ये जो ज़िंदगी मेरी है वो क्या है, एक राज है, एक मुअम्मा है, ये एक राज है, समझने का न समझाने का, जिसे ना कोई समझ सकता है और ना कोई समझा सकता है। ये जो मेरी ज़िंदगी है, यानी जो हमारी हम इंसानों की जो ज़िंदगी, यानी जो मेरी ज़िंदगी है, अगर इनकी जगह से कहा जाए तो जो इनकी जो ज़िंदगी है वो एक राज है, जिसे ना कोई समझ सकता है ना कोई समझा सकता है। ज़िंदगी क्या है, आपके लिए ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है, ये कह रही ज़िंदगी क्या है। अगर ज़िंदगी की हकीकत को देखा जाए तो ज़िंदगी क्या है, ये ख्वाब है, ज़िंदगी हमारी एक ख्वाब है। और ये ख्वाब इसलिए कहा गया क्योंकि जब तक हम रात में सोते हैं तभी तक हम ख्वाब देखते हैं, और हमारे कुछ ख्वाबों की जो ताबीर होती है वो सच नहीं होती है। कभी कभी हम फालतू ऊटपटांग ख्वाब भी हम देखते रहते हैं। तो ज़िंदगी क्या है, एक ख्वाब है जिसकी सच्चाई की कोई ताबीर नहीं है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है कि वो सच है कि नहीं सच है। बस ज़िंदगी क्या है, ख्वाब की तरह है जिसकी कोई सच्चाई है ही नहीं, ठीक है। फिर एक आगे कहते हैं कि मुख्तसर किस्सा, लेकिन मुख्तसर मतलब छोटा, मुख्तसर माने छोटा होता है यहाँ पे आपका। मुख्तसर किस्सा, लेकिन मैं एक मुख्तसर किस्सा ये रखता हूँ, गम ये है कि दिल रखता हूँ, कि जो मैं दिल रखता हूँ, मेरा जो ये दिल है वो गम से भरा हुआ है, ठीक है। मुख्तसर मेरी ज़िंदगी का किस्सा ये है कि अगर मेरी ज़िंदगी का मुख्तसर किस्सा देखा जाए तो ये है कि मैं एक क्या रखता हूँ, गमे दिल रखता हूँ, यानी जो कि मेरा दिल है वो गम से भरा हुआ है। राज कौने खुलासा है इस अफसाने का। अब देखिए एक माने और है, कौनैन का मतलब क्या होता है, दोनों जहान, यानी कि दुनिया और आखिरत। कौनैन मतलब क्या हुआ, यानी आपकी दुनिया भी और आखिरत भी। कहते नहीं हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सके। तो वही कहा गया कि राज कौनैन खुलासा है इस अफसाने का। मेरी जो ज़िंदगी का जो अफसाना है, यानी कि मेरी जो दुनिया और आखिरत का जो राज है वो एक ही मेरा अफसाना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गम रखता हूँ। मेरी दुनिया और आखिरत का दोनों एक ही अफसाना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा दिल रखता हूँ और इस दिल में बहुत सा गम रखता हूँ, ठीक है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी भी तो पशेमा है। हमने बताया नहीं आपको कि पशेमा का मतलब पछता रही है। फिर वो इतने परेशान है अपनी ज़िंदगी से, कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी भी अब परेशान हो गई है, मेरी ज़िंदगी भी अब मुझे पछता रही है। यहाँ ला करके, इस दुनिया में ला करके मेरी ज़िंदगी भी मुझे बहुत पछता रही है, ढूंढती है कोई हीला। अब क्या कर रही है, मेरी ज़िंदगी भी अब कोई एक हीला ढूंढ रही है, यानी कोई एक बहाना ढूंढ रही है मेरे मर जाने का, कि कब मेरी मौत आएगी और कब मैं मर जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी अब कोई एक बहाना ढूंढ रही है, ठीक है। फिर आगे क्या है, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग,
ठीक है। फिर शायर यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी किसी के घर के रंग को बदलते हुए देखा है। शायर यहाँ पे कह रहा है कि किस तरीके से जो घर का रंग होता है, किस तरीके से ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में कैसे खुशी होती है या फिर अचानक से कैसे गम आता है, क्या तुमने ऐसे किसी के घर के रंग को बदलते हुए देखा है। और फिर कहते हैं आओ देखो ना, अगर नहीं देखा है तो आओ देखो तमाशा मेरे गम खाने का। आओ और देखो कि मेरे गम खाना यानी मेरे घर का जो तमाशा कैसा हो गया, मेरी ज़िंदगी कैसे एक, मेरा घर कैसे एक गम खाना हो गया है। आओ देखो हमने छानी ये बहुत दैर व हरम की गलियाँ। देखिए यहाँ पे भी आपका एक अल्फाज माने, अच्छा अल्फाज माने हैं। ये आपका दैर है, ये आपका हरम है, जहाँ पे हमने लगाया आपको निशान। दैर का मतलब होता है आपका मस्जिद होता है, और हरम जो होता है, एक मिनट थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका दैर व हरम, दैर का मतलब आपका मंदिर, हरम का मतलब होता है मस्जिद। ठीक है, तो शायर यहाँ पे कह रहा है कि हमने छानी, शायर यहाँ पे कह रहा है कि हमने दैर व हरम की गलियाँ, यानी कि मैंने मंदिर और मस्जिद की सारी गलियाँ छानी है, यानी कि बार बार मैं मंदिर और मस्जिद सारी दोनों गलियों में मैं गया हूँ, लेकिन कहीं ठिकाना न पाया तेरे दीवाने का। लेकिन मुझ जैसे आशिक का कहीं भी ठिकाना नहीं मिला, ना मंदिर में मिला और ना ही मस्जिद में मिला, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी में परेशान हाल ही रहा। फिर देखिए आगे आपका क्या है, हर नफ्स, नफ्स का मतलब होता है कि हर सांस। ओके, तो नफ्स का मतलब ही क्या होता है, हर सांस, यानी मेरी ज़िंदगी की हर सांस, उम्र, मेरी ज़िंदगी की जो उम्र, गुज़िस्ता का मतलब होता है गुज़री हुई, यानी कि बीती हुई। मेरी ज़िंदगी की जो हर एक सांस गुज़री हुई है, बीती हुई है, वो मैयत फ़ानी, वो एक मैयत की तरह ही गुज़री हुई है। आप देखिए फ़ानी यहाँ पे खुद के बारे में कहते हैं कि ए फ़ानी, हर नफ्स, मेरी हर सांस कि जो मेरी हर सांस, उम्र, यानी मेरी जो उम्र गुज़िस्ता यानी बीती हुई है मेरी जो उम्र, वो एक मैयत यानी कि एक जो है मैयत की तरह ही बीती हुई है। इस तरीके से ज़िंदगी नाम, मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी का नाम ही है कि मैं मर मर के बस ज़िंदा हूँ, यानी बस मैं मर मर के जी रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपने इनका शेर देखा कि इनका शेर जो बहुत ही दर्द से भरा हुआ है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा गम थे। इसी वजह से इन्हें यासियत का इमाम कहा जाता है, क्योंकि ये तमाम उम्र अपनी मौत को याद करते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी मौत को क्या कहा है, अपनी महबूबा कहा हुआ है। तो ये देखिए आपकी ये पूरी गज़ल जो है, फ़ानी की गज़ल यहाँ पे कंप्लीट हुई। और अगर आपको एक बार जो है मेरा वीडियो सुनने से एक बार अगर आपको नहीं समझ आता है, तो फिर आप एक दो बार उसको पॉज करके आप बैठ करके नोट्स बनाएंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, आप कमेंट भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जैसे जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप मुझसे बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे मुझसे लगातार पीडीएफ की कोशिश मांग रहे हैं, वो पीडीएफ मांग रहे हैं, वो तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मेरा जो ये स्कैन करके इधर उधर हो गया है, इसीलिए हम आपको दे नहीं पाते हैं। तो जैसे ही मुझे वक्त मिलता है, हम एक सीरियल से आपको करके फिर आपको जो है पीडीएफ देने की कोशिश करते हैं। सब इधर उधर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, इसी वजह से हम आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहे हैं, बस वजह यही है। और जैसे ही अगर वक्त मिलता है, ये सारा जो है सिस्टमेटिक से हो जाता है, तो हम आपको ज़रूर पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से अच्छा लगता है कि आप सभी पढ़ते हैं। आप सभी यूं ही मेहनत करिए, हम आपके साथ बिल्कुल मेहनत करेंगे अच्छे से, लेकिन अगर आपकी और हमारी मेहनत रहेगी तभी रंग लाएगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए। और जो बच्चे हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारी सारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी पुरानी वीडियो का लिंक दे रखा है। आप टच करके सारी पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हैं। आपको एक एक सबक, अगर वो 9th क्लास के बच्चे हैं तो मैंने शुरू से 9th क्लास का भी वीडियो बनाया, अगर वो 10th क्लास के बच्चे हैं तो 10th क्लास का भी वीडियो एक शुरू से ही बना हुआ आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।